for Karachi University, Dow, JSMU, NT test preparation. So today we have the topic of chapter number 7, solution and electrolyte. तो जो भी टाइम हमारे पास अभी 1 घंटे इस वक्त मौजूद है, इसमें हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जितना हो सका उतना पढ़ लेंगे, 1 आवर, ठीक है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी मेरे जहन में आएंगे, एक बोर्ड में 1 घंटे में जितना आएगा सब लिख दूंगा, ठीक है। तो वो सारे मेन पॉइंट्स आने वाले हैं चैप्टर 7 के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स 2 पार्ट पर मुश्तमिल ये चैप्टर है। पहले सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, 2 पार्ट्स इस चैप्टर के अंदर, एक पार्ट सॉल्यूशन के बारे में है, एक पार्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। आसान सा चैप्टर है, सारी चैप्टर आसान है, केमिस्ट्री खुद पूरी की पूरी आसान है, तो मुश्किल तो कुछ मिलेगा नहीं आपको इसके अंदर। मैं तो ढूंढता हूँ मुश्किल टॉपिक को मिल जाए, पढ़ाने के लिए मिलता ही नहीं है। तो अब स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी तो जान जाती है इसमें, आप कह रहे हैं सर मुश्किल टॉपिक नहीं मिलता है तो टीचर टू टीचर की बात डिफरेंट होती है, तो स्टूडेंट की बात डिफरेंट है। तो जब हम भी आपके लेवल पे थे तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है पहले डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन को डायरेक्ट हम डिस्कस नहीं कर सकते, आप इसको इस तरह समझो कि जो हमारे पास सब्सटेंस होता है ना केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन ऑफ अगर सब्सटेंस अगर हम करें, सब्सटेंस से कोई भी मैटर, कोई भी पीस ऑफ मैटर ये हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। सब्सटेंस हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, आइदर दे आर प्योर और दे आर इम्प्योर। ये तो प्योर सब्सटेंसेस हैं या तो इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, या तो वो सिंगल हो तो दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, और अगर कंबाइंड स्टेट में हो तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। और इम्प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज मिक्सचर, दे आर नोन एज मिक्सचर, ठीक है। तो एलिमेंट्स आप जानते हैं दैट इज़ आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम्स से मिलकर बनते हैं, और देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स फिक्स हैं, 118 हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स और वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर है। पीरियोडिक टेबल अभी डिस्कस नहीं करा, वो सेकेंडरी के चैप्टर 1 है, ठीक है। तो आपको पता तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को। तो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं इन टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको हमने फर्दर फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया होता है। कुछ हमारे पास मेटल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ठीक है, जो हार्ड होते हैं। कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं जो असल में बैड कंडक्टर होते हैं, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स मीन्स सेमी मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, एंड सम आर मेटालॉइड्स। वेल कंपाउंड्स के बारे में जब बात करें तो कंपाउंड्स मिक्स्ड होते हैं, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या है भाई, कंपाउंड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, अगरचे इस लेवल पे ये बात करने की है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। कंपाउंड्स आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड्स भी हमारे पास आ जाते हैं, 2 टाइप्स के कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड आयनिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में ये ऑलरेडी आप पहले ही जानते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें दोनों के दोनों हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे मैंने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ लिया इसको, तो मैं उसके बारे में दोबारा डिटेल नहीं बताऊँगा। मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर इज़ एक्चुअली द फिजिकल कॉम्बिनेशन, इम्प्योर सब्सटेंस है ये, और मिक्सचर क्या होता है, फिजिकली कंबाइंड होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास फिजिकली कंबाइंड हो जाएं। फिजिकली जो चीज़ें कंबाइंड होती हैं उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना बड़ा आसान होता है, जब जो चीज़ें फिजिकली कंबाइंड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। जैसा पानी में अगर नमक अगर आप घोल दें, ब्राइन बना दें, तो फिर आप उसमें से नमक निकालना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, वही भी अच्छा कर लेगा, हीट करेगा तो आपको सॉल्ट वापस मिल जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर, मतलब फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। अब बच्चों मिक्सचर भी जो है ना वो 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। वन इज़ कॉल्ड, एक हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, while the second one is called heterogeneous mixture. Now what's the difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixture?
होमो मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, मतलब सेम स्टेट। दो चीज़ें मिलकर सेम स्टेट में एक ही स्टेट में आ जाएंगी, जबकि हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और जीनस मतलब स्टेट। तो मतलब दो चीज़ें जो मिलेंगी वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगी, अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगी। दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस वन इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? 9th क्लास में पढ़ा होगा। दिस इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। इस नाम से चैप्टर था, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, क्लास 9th के अंदर चैप्टर 6 हुआ करता था सिंध बोर्ड में। तो बचपन की यादें ताज़ा होंगी अगर मैं नाम लूँगा चैप्टर का, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सारी रिवाइंड करो कि कभी ना कभी पढ़ा होगा ज़िंदगी में। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है बच्चों। अब सॉल्यूशन में मिसाल के तौर पे जैसे कि ब्राइन इज़ एक्चुअली अ सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और ब्राइन किसे कहते हैं? दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नमक पानी मिला दे, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है, इसको आप इजीली अलग कर सकते हैं। और सस्पेंशन की बात की जाए तो जैसे कि मड कह लें, मड इज़ अ सस्पेंशन, क्योंकि मड में क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट आपको अलग अलग दिखेंगी, उनको भी सेपरेट करना आसान है, लेकिन चूंकि वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा मिक्सचर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सस्पेंशन। जबकि ब्राइन में क्या है कि ओवरऑल वो सॉल्यूशन एक ही स्टेट में आ गया है, ओवरऑल मिक्सचर एक ही स्टेट में आ गया, दैट इज़ लिक्विड स्टेट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। समझ वाली बात क्या डिफरेंस है? तो बहुत बेसिक मैंने एक फ़र्क बताया कि दुनिया में जो सब्सटेंसेज हैं, हर चीज़ जो आपको दिखती है दुनिया में वो सब्सटेंस है। हर एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, जो मैटर है, जिसका वज़न है, जो जगह घेरती है, वो हर एक चीज़ दुनिया की मैटर है। अब मैटर को इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब मैटर या तो प्योर है या तो इम्प्योर है। अगर प्योर है या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है। अगर इम्प्योर है तो या तो वो सॉल्यूशन है या तो वो सस्पेंशन है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता दुनिया में आपको। जो भी चीज़ आप उठा लो घर पे, इनमें से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। बात समझ आगे। अब नेक्स्ट इस पर हम डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स पे बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। 3 मतलब किस तरह से 9 टाइप्स के होते हैं? अच्छा, इससे पहले कि नहीं सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड नहीं, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बच्चों, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जो सॉल्यूशन होता है ना, वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। इसको भी रिपीट कर दो ज़रा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन का कौन सा फ्रैक्शन होता है? जो लेस अमाउंट में हो, ठीक है बच्चों। जो लेस अमाउंट में हो दिस इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में, जो ज़्यादा तादाद में है, विच इज दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जैसे ब्राइन के अंदर, अगर ब्राइन की बात की जाए तो ब्राइन के अंदर वाटर इज़ अ सॉल्वेंट वाइल NaCl इज़ अ सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों प्लस होते हैं, ऐड होते हैं, तो सॉल्यूशन बनता है। अब इस लिहाज से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिहाज से हम अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो एप्टीट्यूड में आपको पता है बेसिक चीज़ें ही आस्क कर रहे होते हैं आपसे, वो चीज़ें जो आपको लगता है कि ऐसा ये भी पूछेंगे, इस तरह की चीज़ें क्या ये भी पूछा जा सकता है, कि इतना आसान भी पूछते हैं, यही एप्टीट्यूड है। वो आसान ही पूछते हैं असल में, और हम मुश्किल पढ़ के जाते हैं। हमारा मसला ये सबसे बड़ा मसला जो बच्चों के नंबर नहीं आते ना, कि वो इस गुमान में होते हैं कि वो मुश्किल चीज़ें पढ़ कर जाते हैं, जबकि पूछ आसान लेते हैं। हम मुश्किल चीज़ें दिमाग में भरी होती तो आसान दिमाग में आ नहीं रहा होता। यही होता है, कोई भी टेस्ट आप उठा लो, ठीक है। तो हम मुश्किल चीज़ें पढ़ के आते हैं। तभी हमने कल भी जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम कराया, तो क्या किया उसके बाद थोड़ा और टिपिकल टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए उसके, प्रेसिपिटेशन वाले, तो ज़रूरत नहीं है उसकी, चूँकि वो मुश्किल टॉपिक्स हैं, मुझे पता है वो आज करेंगे ही, ठीक है। जो आसान टॉपिक था वो कल हमने सब सीख लिए, इसलिए आज भी हम वही चीज़ें करने वाले हैं। ये बात नहीं कि मैं मुश्किल टॉपिक सिखा नहीं सकता, मकसद ये है कि उसकी नीड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे। तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है एज पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब किस तरह से बनते हैं इसको मैं यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ अ चार्ट आई कैन मेक यू एक्सप्लेन। लाइक okay, like this is the solute, this is the solvent, and this is the example. There are 9 types.
दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। सो 9 टाइप्स हैं। अच्छा, अब किस तरह से इसको लिखना है, इस तरह से समझ जाएं कि पहले सारे हम गैस वाले लिख लेते हैं। गैस गैस, गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड। अब लिक्विड से लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, बहुत आसान है ये, ठीक है, 9 क्लास में पढ़ा होगा। लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, और जल्दी से करते हैं बिल्कुल, नो नीड टू वेस्ट द टाइम। ओके, गैस गैस की एग्जांपल क्या होगी, मतलब जो कम है वो भी गैस है, जो ज़्यादा है वो भी गैस है। ऐसी अगर सॉल्यूशन की एग्जांपल अगर आपको निकालेंगे कि सर दोनों चीज़ें गैस हो, तो ये हमारे पास जैसे क्लाउड आ गई, क्लाउड, बादल। तो बादल के अंदर जो है ना, वो जो कम है वो भी गैस है, जो ज़्यादा चीज़ है वो भी गैस ही है। क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इज़ कॉल्ड, या क्लाउड नहीं भी बात करें, और सॉरी क्लाउड की बात नहीं करते, इससे बेहतर एग्जांपल लेते हैं, एयर ले लेते हैं। एयर इज़ मच बेटर एग्जांपल। एयर के अंदर आपको पता है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है एयर के अंदर, जो ज़्यादा कम तादाद में वो ऑक्सीजन गैस है, और जो सॉल्वेंट उसके अंदर है वो नाइट्रोजन गैस है, दैट इज़ इन मोर अमाउंट, ठीक है। गैस लिक्विड, गैस कम हो लिक्विड ज़्यादा हो, इसके लिए आप पेप्सी, जैसे कि ये कोक लवर है तो कोक, ठीक है, वॉट एवर, तो पेप्सी या कोक, और स्ट्रॉन्ग पेप्सी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती तो फिर वो कोक की तरफ आ जाते हैं, न्यू पेप्सी जो। तो पेप्सी या कोक वो हमारे पास क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, गैस लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें हाई प्रेशराइज्ड वेपर डिजॉल्व की जाती है ना लिक्विड के अंदर, तो वो भी पेप्सी भी एक सॉल्यूशन है गैस और लिक्विड। गैस सॉलिड, मतलब गैस कम है और सॉलिड ज़्यादा है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन ट्रांजिशन मेटल। सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशन मेटल के स्पेस के जो सरफेस होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, सुराख होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है, वॉइड्स भी कहा जाता है, उनके अंदर हाइड्रोजन गैस वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई कंपाउंड नहीं होता, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्रेट्स कहलाते हैं ना, फिर वो पढ़ा होगा आपने, तो फिर वो एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें गैस कम होती है और सॉलिड ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड गैस, लिक्विड कम होगी और गैस ज़्यादा हो, लिक्विड कम गैस, ये यहाँ क्लाउड ले लेते हैं, बादल, बादल में बहुत सारे गैस में कुछ लिक्विड मौजूद होते हैं जो कि बरसते हैं बारिश की सूरत में, कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है। लिक्विड लिक्विड, दो चीज़ें लिक्विड हो तो लेमोनेड लिख लें भाई, मतलब कोई भी एक एग्जांपल हज़ारों में हो सकती है। लेमोनेड, नींबू पानी जो है, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, सिट्रिक एसिड है और वाटर है। सिट्रिक एसिड उसका सॉल्यूट है, सिट्रिक एसिड लेमन जूस जिसको आप कहते हैं, और वाटर उसका सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा। बहुत सारे डो ले लें इसकी एग्जांपल में, ना आटे के जो डो बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो जो डो होता है उसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है, सॉलिड बहुत ज़्यादा होता है, तो डो बन जाता है, जिसको उसके बाद बेलते हैं, देन उसके बाद रोटी बनती है। तो सॉलिड गैस, सॉलिड कम गैस ज़्यादा, सॉलिड कम गैस ज़्यादा, इसकी मिसाल ले लें आप, स्मोक, धुआं, ठीक है। तो स्मोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल होते हैं ना, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो छोटे छोटे कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं एयर में, काला धुआं फिर वो हमें ब्लैक कलर का दिख रहा होता है। तो धुआं भी एक असल में सॉल्यूशन है जिसमें कुछ सॉलिड और ज़्यादा गैस है। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड कम लिक्विड ज़्यादा, ये नॉर्मली ब्राइन कह लेते हैं बेटा इसको, ब्राइन में ही होता है, थोड़े से नमक है सॉलिड में और ज़्यादा पानी है। सॉलिड सॉलिड दोनों चीज़ें सॉलिड हैं, इसकी मिसाल ले लेते हैं अलॉय। अलॉय आप जानते हैं, अलॉय इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल जब मिलते हैं तो अलॉय तैयार होता है। तो अलॉय इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ टू मेटल्स, वेरिंग प्रोपोर्शन में मिलते हैं, स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, नाइक्रोम हो गया, ड्यूरेलमिन हो गया, बहुत सारे, ठीक है। तो अलॉयस वगैरह जितने भी होते हैं वो सब, तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा ना आपको, कॉन्सेप्ट भी बना लें इसका, कि याद नहीं करना है, ऐसे ही आप जहन में बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ का हमें कौन से ज़्यादा, और ऐसी कोई चीज़ सोच लें, ठीक है। नेक्स्ट इसके, ये तो मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ के 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके अलावा हम 3 टाइप्स के और सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution. The second one is called saturated solution. The third one is called super saturated solution.
क्या डिफरेंस होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है भाई? व्हाट विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड? बताइए। यस, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अगर एक गिलास पानी में आप आधा चम्मच नमक घोल दो, उसके बाद आप और ज़्यादा उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व मोर एंड मोर सॉल्ट। दैट्स वाई दैट एट दैट टाइम व्हेन यू डिजॉल्व अ हाफ स्पून ऑफ salt in water, at that time the solution is actually unsaturated because more amount of solute can be dissolved in it. तो unsaturated solution क्या है भाई? In which definition क्या होगी? In which more solute can be dissolved। सही है बच्चों, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? जिसमें मैक्सिमम मतलब और डिजॉल्व ना हो सके। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व। मोर solute cannot be dissolved at RTP। कहाँ पर भाई? RTP पर। RTP किसे कहते हैं? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर पर अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व ना कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक वक्त आता है कि हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी रीच कर जाती है, उसके बाद फर्दर और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा होता, ठीक है, उसके बाद वो बचना शुरू हो जाता है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? हीट देने पर, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होता है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि जब आप हीट देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो और ज़्यादा सॉल्यूट हमारे पर डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो दिस इज़ हाउ कि हमें यहाँ पर ये हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इस तरह से भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी के लिहाज, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा हल हो रही है। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन। मेन टॉपिक पे आते हैं, कंसंट्रेशन। ये मेन टॉपिक है सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? That is the amount of solute dissolved in a solution is called concentration। तो concentration क्या है? The amount of solute dissolved in a solution। solution के अंदर जितना भी solute dissolve होता है that is called concentration। अब concentration को बताने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। There are so many ways to tell about the concentration of a solution। मतलब केमिस्ट्री ने बहुत तरीके बताए। कुछ हम सिंध बोर्ड में पढ़ते हैं, कुछ फेडरल में, कुछ पंजाब में, कुछ कैम्ब्रिज में, कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से बताया जा सकता है। 20 से ज़्यादा तरीके हैं कंसंट्रेशन बताने के, बट हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे KUNT टेस्ट में काम आएगा, ठीक है। मतलब जो सिंध बोर्ड से है तो बस उसी को पढ़ने वाले थे। कंसंट्रेशन और भी हैं जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जैसे ही आप जाएंगे, अगर आपने कोई फील्ड इस तरह के लिए जिसके अंदर केमिस्ट्री वगैरह मौजूद हो तो आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम में भी केमिस्ट्री की फील्ड्स के साथ ऐसा था ना, अभी NED में कल तक भी IC की फील्ड गई, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मतलब जो 5th मेरिट लिस्ट आई थी ना, तो अभी भी IC बची हुई है, 6th लिस्ट आ गई अब तो देखो ये है ना कि हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब एक इसको 2 ही फील्ड है कराची में, मैंने बताया था, जिसकी जॉब है 2 ही फील्ड्स की हैं, या तो कंप्यूटर ले लो या तो केमिस्ट्री ले लो। उसके अलावा तीसरी फील्ड की जॉब कराची में मुश्किल है। मतलब अगर मैं बता रहा हूँ, अगर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो या तो कंप्यूटर की तरफ चले जाओ या फिर बंदा चले जाए किस तरफ भाई, केमिस्ट्री की किसी भी फील्ड में चले जाए। लेकिन ये मसला है कि बच्चे कंप्यूटर तो ले रहे होते हैं तेज़ी के साथ, क्योंकि कराची में आप देखें तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत हैं। देयर आर सो मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, बताया था ना आपको कितनी सारी जगहों पर है। लेकिन फिर वही मसला है कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का, या जो पास्ट एक्सपीरियंस है पूरा केमिस्ट्री के साथ, बच्चे केमिस्ट्री उठा ही नहीं रहे होते। उनको पता है इस बात में कि केमिस्ट्री का स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन वो सिर्फ ये कि मुश्किल लगता है और फिर समझ में नहीं आती, और इन चीज़ों की वजह से वो उठाते नहीं है, ड्राई होने की वजह से इस तरह, और वो बिला और इन फील्ड्स की तरफ चले आते हैं, प्योर फिजिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, जिसका इतना स्कोप नहीं है। वो उस तरफ तो चाह रहे हैं, जोलॉजी बॉटनी इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसका स्कोप नहीं है, और वो केमिस्ट्री जैसी अच्छी फील्ड को वो छोड़ रहे हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर और केमिस्ट्री दोनों सी से ही आती है, दोनों का ही स्कोप है, ठीक है। तो और किसके बाद स्कोप नहीं है कराची में। कराची की बात करो, आप रोड जाएंगे तो हर चीज़ का स्कोप। अब तो BA भी कर लो तो बाहर मुल्क में BA वाले को भी कोई ना कोई जॉब मिली जाती है, मतलब उर्दू, मतलब इंग्लिश में, उसमें किसी में भी कर लो। बाहर कंट्री में तो जॉब बहुत ज़्यादा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो है नहीं,
जॉब ओपनिंग्स बहुत सारी हैं आउट ऑफ कंट्रीज़, तो उसके लिहाज से तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर क्या फील्ड है, फिर तो कुछ भी ले लो। मैं बोलता हूँ अब्रोड जाना तो कुछ भी ले लो, आपकी जॉब है 100% है। लेकिन पाकिस्तान में किस चीज़ की स्कोप है ना, मैंने ये देखना पड़ता है हमें, हमारे अपने शहर कराची के अंदर कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी डाउन हो रही है। तो शहर कराची में केमिस्ट्री और कंप्यूटर ही ऊपर है इंजीनियरिंग वालों के लिए। अभी देखिए ना IC कंप्यूटर साइंस को पहले दिन बच्चों ने ख़त्म कर दिया। फर्स्ट डे NED में सारी कंप्यूटर की फील्ड मतलब 3 वो ख़त्म हो गए, अगले दिन वो आकी BS वाली भी ख़त्म हो गई, पहले ही दिन ही ख़त्म कर दिया, दूसरे दिन उसके बाद सारे छूट गए। और केमिस्ट्री को आखिरी दिन तक बचाया हुआ है। वजह सिर्फ एक ही है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते उसके अंदर का, ठीक है। और ये चीज़ बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे उन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है जिनको केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उनको बहुत लो मेरिट में मिल जा रही है वो फील्ड्स, बहुत लो मेरिट में। अब देखें ना 70 मेरिट पर, 69-68 मेरिट पर IC मिल गई है, और इतने कम उस पर इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब यूनिट्स क्या है कंसंट्रेशन की, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, इस पर बात करते हैं कि कितना, कैसे बताएंगे कि कितने सॉल्यूट मौजूद है एक सॉल्यूशन के अंदर। तो वी हैव डिफरेंट यूनिट्स। सबसे पहले सबसे मेन यूनिट चलो मैं बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, सबसे मेन ये है मोलैरिटी। सेकंड मोलैलिटी, थर्ड कह लें आप मोल फ्रैक्शन, फोर्थ कह रहे हैं आप नॉर्मेलिटी, और फिफ्थ कह लें आप बच्चों सॉल्युबिलिटी। तो ये बस 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है, आसान है। मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल m से शो करते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से शो करते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से शो करते हैं, सॉल्युबिलिटी को स्मॉल s से शो करते हैं। अच्छा, इस वक्त हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारा मकसद इंटरेस्ट क्रिएट करना ही नहीं है सब्जेक्ट में, हमारा मकसद एडमिशन गेट करना है। भले आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना समझ जाओ, ताकि नंबर आ जाओ टेस्ट में और हमें एडमिशन हो जाए हमारा। बाद में इंटरेस्ट बना लेंगे कभी ज़िंदगी में, जिस फील्ड में बनाना हो। अभी सिर्फ समझना है कि नंबर की नीयत से, तो आपको ये नहीं सोचना सर इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे तो केमिस्ट्री में, वो इंटर 9-10 तक ये चीज़ अच्छी लगती है, एप्टीट्यूड में ये बात सही नहीं लगती है, इंटरेस्ट है क्योंकि हमारा मकसद होता है एडमिशन गेट करना किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 तरह के यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और सॉल्युबिलिटी। इनको डिनोट किससे किया जाता है, पहली चीज़ तो ये देख लें। अब सबके अपने अपने फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, जैसे कि अगर हम मोलैरिटी की बात करें, व्हाट इज़ मोलैरिटी, सबसे पहले तो मोलैरिटी की हमें डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो सिंपल है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्यूट डिजॉल्व है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला बच्चा, फॉर्मूला याद करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, न्यूमेरिकल नहीं करा रहा मैं इसके, ठीक है। जब मैं स्लाइड्स वगैरह ऑन करूँगा ना तो न्यूमेरिकल देख लेंगे, जब मैं प्रोजेक्टर ऑन करूँगा तो। अभी जैसे फॉर्मूला वगैरह याद कर ले, बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन या DM³ ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं थ्योरेटिकली आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। अच्छा, लीटर्स भी लिखा हो सकता है, DM³ ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है, क्योंकि DM³ एंड लीटर बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों एक ही चीज़ है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया जाए, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन दिया जाए, तो आप दोनों को डिवाइड करके मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। यूनिट क्या होती है बच्चों मोलैरिटी की, यूनिट इसकी देखो क्या लिखते हैं, यूनिट में हम इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट, और मोल्स पर डेसीमीटर³ भी लिखा जा सकता है, या फिर मोल्स पर लीटर्स भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। जैसे एक क्वेश्चन चलो मैं बना देता हूँ, MCQs बना देता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 10 डेसीमीटर³ ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलैरिटी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, 2 दे दिया गया, 0.5 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, विच विल, व्हाट इज आंसर,
दिमाग ख़राब हो गया 2.5 उल्टा डिवाइड कर रहे हो बैठ के, तो 5/10 होगा ना, 5/10 दैट्स 0.5, ठीक है, तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, सिंपल डिवाइड किया आंसर खत्म। यही है एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज, और क्या होते हैं, थोड़ी ना आपको पूरा लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद मोलैलिटी के बाद हमारे पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी किसे कहते हैं? बस सेम वैसे ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर के बजाय केजी, केजी ऑफ सॉल्यूशन के बजाय केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। अब मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट सिंपल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, अब यूनिट क्या निकलेगी बच्चों इसकी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इट? या तो स्मॉल एम या फिर मोल्स पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। एक एमसीक्यूज बना लेते हैं। 2 moles of solute is dissolved in 10 moles of 10 kg of solvent. The molality will be कितने हुए मोलैलिटी? दैट्स 2/10 and 2/10 इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 मोलर। मतलब सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, विद इन सेकंड्स यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास हो गया, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। समझ में आ गया सबको? उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन में क्या किया जाता है कि हम ओवरऑल मोल्स को 1 कैपिटल एम 1 मोलर कंसिडर कर लेते हैं, कि 1 मोल कंसिडर करते हैं कि ओवरऑल मोल जो है ना हमारे पास सॉल्यूशन का वो 1 आ गया। अब 1 आया तो अब जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो पॉइंट समथिंग होंगे और जो सॉल्वेंट के मोल्स है वो पॉइंट समथिंग होंगे। दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब उससे ओवरऑल सॉल्यूशन को 1 मोल डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन 1 मोल का है। अब उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। देखो XA होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और XB होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमेशा इक्वल टू 1 के बराबर ही आएगा हमेशा ही। मतलब 1 सपोज कर ले रहे ना, तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस को प्लस करने से 1 आएगा, XA सॉल्यूट के लिए, XB सॉल्वेंट के लिए। अब अगर आपको XA ही निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है? 9 में पढ़ा होगा, Na प्लस NB। N से बड़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आपको XB निकालना है तो उसका फॉर्मूला ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास NB हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। समझ गया? तो ये तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है तो दोनों चीज़ों का निकाला जाता है, सॉल्यूट का भी निकाला जाता है, सॉल्वेंट का भी निकाला जाता है। तो ये वाला मैं फिर बताता हूँ कि ये वाला सॉल्यूट के लिए है और ये वाला सॉल्वेंट के लिए है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? बस इसके अलावा और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसका करा नहीं रहा मैं न्यूमेरिकल। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या होगा बच्चों? कैपिटल एन से इसको हम शो करते हैं। इसका जस्ट फॉर्मूला याद कर लें, जस्ट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसके, जस्ट फॉर्मूला याद कर लें कि नॉर्मेलिटी बराबर किसके हो जाएगा? ऊपर वही आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, या सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट? इसको निकालना पड़ता है, दिस यू नीड टू फाइंड इट आउट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आपको निकालना पड़ता है। अभी एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको एसिड का निकालना है तो उसका अलग तरीका है, बेस का निकालना है तो उसका अलग तरीका है। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका बता देता हूँ। नीचे जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर आप एसिड का निकाल लें, एसिड का निकाल लें तो बस इसमें क्या करना पड़ेगा?
एसिड का जो भी मॉलिक्यूलर मास है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का आ जाएगा। और अगर आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो अब क्या करेंगे कि उसका बेस का जो मॉलिक्यूलर मास है, अब बेस की हमेशा क्या होती है, एसिडिटी, उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये एमसीक्यूज में आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहते हैं, नॉर्मलिटी निकालने नहीं कहते कभी भी, आपसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल कर दिखाइए। जैसे कि एक एमसीक्यूज आ गया, एक एमसीक्यूज ये आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज डैश। अब कितना निकलेगा, कैसे निकालना है, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को उसकी बेसिसिटी से आप डिवाइड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास तो उसका 98 निकलता है, कैलकुलेट करेंगे 98 निकलेगा, तो हम 98 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, कैसे पता लगता है बेसिसिटी, जितना हाइड्रोजन है उतना लिख दो भाई, जितने हाइड्रोजन होता है ना उतनी ही बेसिसिटी होता है एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या निकलेगा 47, 48, 49, 49 निकल जाएगा। तो 49 इज अ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। फिर इस तरह से अगर आपके पास आ गया कि भाई निकालिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डैश। अब क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 40, इसको इसकी एसिडिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। एसिडिटी कितनी है इसकी, जितना OH है 1 है, तो फिर ये 40 आंसर आ गया उसका। ठीक है भाई, ये इस तरह से एमसीक्यू जा सकते हैं उसके। नॉर्मलिटी से असल में ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही पूछे जाता है, नॉर्मलिटी का भी डायरेक्ट नहीं पूछते। उसके बाद सॉल्युबिलिटी लास्ट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ये सारे मैं आपको यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट। ये क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैं सबको एक साथ बता रहा हूँ आपको जो कुछ आपने पढ़ा ज़िंदगी में। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या है, बड़ी सिंपल चीज़ है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स या DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, मतलब बिल्कुल सेम इसी तरह मोलैरिटी की तरह, बस मोल्स के वजह ऊपर ग्राम आ जाता है, मास आ जाता है। तो यूनिट क्या आ जाएगी सॉल्युबिलिटी की, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। मसला हो जाएगा। अच्छा, तो सॉल्यूशन में 2 टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं इसके अंदर ना, एक हमारे पास लाइक जो है वो हाइड्रेशन और एक हाइड्रोलिसिस। उसके पहले एक और चीज़ देख लो बच्चों, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। ये जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था उसका नाम याद कर लो, उसका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन पेश की थी। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए एमसीक्यू उसके लिए। ओके, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसे कहा जाता है, व्हाट इज हाइड्रेशन, डू यू नो व्हाट इज हाइड्रेशन? नहीं पता? हाइड्रेशन इज एक्चुअली अ फिजिकल प्रोसेस। हाइड्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। और हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो वाटर के जो आइंस हैं वो सॉल्यूट के आइंस को सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द आइंस ऑफ सॉल्यूट। आइंस ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन याद करने की, हाइड्रेशन क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ बच्चों के, हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी हाइड्रेशन होती है तो हीट रिलीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखता हूँ कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब इसमें हीट रिलीज़ होगी, और जितनी भी हीट रिलीज़ होगी बच्चों उसको हम लोग यहाँ पर इसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड, इसका नाम याद रखिएगा बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी। उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फैक्टर्स ऑन विच हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स। 2 फैक्टर्स याद रखिएगा कि पहली बात तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी, जितना कम एटॉमिक रेडियस होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। जो छोटे आइटम्स जो है ना वो ज़्यादा इजीली हाइड्रेट हो पाते हैं बनिस्बत बड़े आइटम्स के, स्मॉल आइटम्स, क्योंकि सराउंड कर लेते हैं उसके वाटर कैंस चारों तरफ से। तो अभी क्वेश्चन अगर आ जाए एमसीक्यूज इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर साल आता है कि विच एप्टीट्यूड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। इनमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ग्रेटेस्ट है? 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं, फिर बताता हूँ कि भाई आप बताइएगा किसकी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। किसकी सबसे ज़्यादा होगी? सबसे छोटा एटम कौन सा है? लिथियम, क्योंकि टॉप से बॉटम आता है एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, दैट्स व्हाई लिथियम इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से एक एमसीक्यूज आता है, इसमें छोटा एटम देखना है। अगर हाईएस्ट, अगर मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे तो रिवर्स, उल्टा वाला, मतलब जो सबसे बड़ा एटम है ना वो देख लेना है। एक और इसका बच्चों फैक्टर क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज लगा होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब इसमें से आप बताओ ग्रेटेस्ट किसकी है? मैं 4 लिख लेता हूँ, ABCD, ठीक है। तो Na+, Mg+2, Al+3, ठीक है, या फिर एक बनाया तो ऑल ऑफ दिस। किसके सबसे ज़्यादा? Al+3 के ज़्यादा हो गए, बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट नंबर न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना कम एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे फैक्टर्स। तो ये तो हाइड्रेशन की बात होगी बच्चों। उसके बाद करें नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ केमिकल प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, सॉल्ट का रिएक्शन होता है वाटर के साथ इसके अंदर। तो सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर टू चेंज द pH ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? सॉल्ट रिएक्शन करता है वाटर से और सॉल्यूशन का pH चेंज कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस को समझने के लिए, इसके एग्जांपल को समझने के लिए वी नीड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो बच्चों, हमारे पास इस लिहाज से हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। पहले समझो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है बेसिक सॉल्ट, एक हमारे पास कहलाता है एसिडिक सॉल्ट, और एक हमारे पास कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी इसको बच्चे कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट किसे कहेंगे? व्हाट इज़ अ बेसिक सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट क्या होगा कि जब कभी आपका आपका वीक एसिड, अगर कभी भी वीक एसिड अगर रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमेशा आपके पास जो बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या है? आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कुछ लिस्ट यहाँ पर बना देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज़ द वीक एसिड।
and these are the strong bases and this is actually a weak base. ठीक है, चैप्टर 7 थोड़ा लॉन्ग है तो एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगा, 2 लेक्चर मैंने बताया इस पर होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है H2SO4 और एक होता है नाइट्रिक एसिड। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और भी होते हैं, 3 मशहूर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड के अंदर हमारे पास H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड और COOH बॉन्ड COOH ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और भी होता है बहुत सारे, डब्बे में इतनी आ रहा इतने लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ एसिड्स आर देयर। अच्छा, अभी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से बेस याद रखें बच्चों? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा याद रख लें CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत मशहूर है, एंड अमोनिया को पानी में डालते हैं तो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद कर लें, दिस इज़ अ वीक बेस। अब आ जाते हैं वापस, ठीक है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। देखो, वीक एसिड H2CO3 लिया प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर। अब सोचिए, देखो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो उसका मतलब बेसिक सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, दिस इज एक्चुअली अ बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। और ये क्या करेगा, सोल्यूशन का जो pH है ना, pH उसको क्या कर देगा, उसको बढ़ा देगा, ग्रेटर देन 7 कर देगा वाटर के pH को। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा ना, बेसिक सॉल्ट है, वाटर अब स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट में क्या, इसका रिवर्स है। एसिडिक सॉल्ट में कि स्ट्रॉन्ग आपको एसिड लेना है और बेस इस बार आपको वीक लेना है, वीक बेस, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास तैयार होगा एसिडिक सॉल्ट जो pH को लेस देन 7 कर देगा, पानी के pH को गिरा देगा एसिडिक नेचर की वजह से। आपको पता है लेस देन 7 pH में हमारा एसिड होता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, दुनिया का सबसे आसान एसिड HCl। स्ट्रॉन्ग में सबको यही याद रहता है HCl। और वीक बेस में हम ले लेते हैं लाइक NH4OH ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ दूसरा भी ले सकते हैं भाई, मैं एक मिसाल जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। प्लस माइनस, ये उधर जुड़ा, ये इधर जुड़ा, तो हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। बैलेंस नहीं करे इक्वेशन को, जरूरत नहीं है उसकी। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट, और ये क्या कर देगा, pH को लेस देन 7 कर देगा। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है ना बच्चे, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, अब आपको पता है, व्हेन बोथ द थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग, जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो इस सिनेरियो में, इस केस में, ये हमारे पास बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट पता है पानी के pH को चेंज नहीं करेगा। देखो कैसे, न्यूट्रल सॉल्ट की सैम्पल सबसे आसान है, HCl ले लो और NaOH ले लो, ये इक्वेशन सबको आती है ना। तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, NaCl प्लस वाटर। अब पानी के pH में वेरिएशन तो आएगी कुछ नहीं, वो pH 7 ही रहेगा। और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो पानी का pH चेंज होता है, तो इसलिए NaCl हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट है, लेकिन इसके अंदर नो हाइड्रोलिसिस, के अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। न्यूट्रल सॉल्ट की कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती न्यूट्रल सॉल्ट से, क्यों? चूँकि वो वाटर के pH को चेंज नहीं कर सकता, चूँकि वो दोनों न्यूट्रल बन जाते हैं ना, भी एसिडिक बेसिक नेचर आता ही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस कर रहा है, लेकिन NaCl नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बस ये हमारे पास सॉल्यूशन के मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कराया आज। बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में, फिर करंट वगैरह के कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसको देखो मसला। दैट्स इट, ओके।